हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बेटा। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। काम कल का कर लिया आपने? हेलो। एक तो जब आपको कहा जाए ना कि आप म्यूट करके बैठो तभी म्यूट किया करो। ऐसे म्यूट करके मत बैठा करो बेटा। होमवर्क उतार लिया आपने कल का? हेलो। हाँ जी। अपना काम रिटर्न वर्क कंप्लीट रखना। ओके। ठीक है, जल्दी ही स्कूल खुल जाएंगे और स्कूल खुलते ही आपका काम चेक होगा सारा। अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। ठीक है। कल हमने क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर आपका है 8 ओपन कीजिए। लेसन फास्ट, पेज नंबर 8, लेसन फास्ट। ओके, हैव यू ओपन? बुक खोल लिया आपने सभी ने? हाँ जी। आप देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आइए। सत्ता की साझेदारी के रूप हम कल पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सरकार के बीच भी विभिन्न, टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। पहले हमने इसको पढ़ा कि ये नियंत्रण और संतुलन की सरकार है। दूसरी बार हमने पढ़ा कि ये इसका बंटवारा समान रूप पे प्रांत और स्थानीय लेवल पर भी हो सकता है। सेकंड स्टैंजा देखिए इसका। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग हो। प्रांत और क्षेत्र का मतलब समझते हो? राज्य वाइज अपने अपने क्षेत्र की सरकारों को क्षेत्रीय सरकार भी बोलते हैं, प्रांतीय सरकार भी बोलते हैं और राज्य सरकार भी कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारों को हर जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पर राज्य सरकारें बोल देते हैं, कहीं पर प्रांतीय सरकारें, तो कहीं पर क्षेत्रीय सरकारें। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारों के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं हो जाता है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें भी नहीं है, लेकिन हमारे जिन देशों में वहां इस तरह की व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। यानी केंद्र कौन से काम करेगा और राज्य कौन से काम करेगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे की स्तर की सरकारों के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है नगर पालिका और पंचायतें। देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप टॉपिक यही चल रहा है हमारा। कल इनकम्प्लीट रह गया था, आज उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप आज हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा है इसका, कि सरकारें जो है, सरकारों के बीच सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन। पहली जो सरकार होती है वो होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश पर शासन करती है, सर्वोच्च सरकार होती है। दूसरी जो सरकार है ये होती है राज्य सरकार। किसी जगह इसको प्रांत, किसी जगह क्षेत्रीय सरकारें बोल देते हैं। और तीसरे लेवल की जो होती है ये स्थानीय सरकार होती है। नगर पालिका और पंचायतें इसमें आती हैं, स्थानीय सरकार में। नगर पालिका कल भी कराया था मैंने ये टॉपिक और आज भी करा है। नगर पालिका और पंचायतें ये पूरे देश के लिए एक सरकार है केंद्र में,
और ये क्षेत्रों की। तो इस हिसाब से सरकार का में सत्ता का विभाजन हुआ है। ठीक है, अगले अध्याय में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सारे टॉपिक को अगले लेसन में खोल कर दिया गया है। अगला तीसरा टॉपिक जो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा आपका आता है सत्ता का विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। देखो सत्ता को यानी सरकारों को किस तरह से छोटी दूसरी इकाइयों में बांटा गया है। पहले अंगों के रूप में बांटा गया, 3 अंगों में उसकी शक्ति को बांट दिया गया ताकि काम सही ढंग से चले, व्यवस्था बनी रहे, सरकार का एक दूसरे सरकारों पर नियंत्रण रहे। पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, विभिन्न स्तरों पर सरकारों का विभाजन, सरकारों के रूप का लेवल के स्तर पर बांट दिया गया। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी स्थानीय सरकार है। अब आता है समाज में, देश में कई तरह के सामाजिक समूह रहते हैं, तो उनके बीच सत्ता का विभाजन कैसे किया गया है। तो इसमें क्या है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह। कौन कौन से सामाजिक समूह? कोई भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। वहां पर भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। हम कहते हैं ना यहाँ पर कि विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच किया जाए, तो महिलाओं को राजनीति में हिस्सा दिया जाए, स्थायित्व प्रदान किया जाए ताकि वो भी अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीति में आ सके, अपना नाम कमा सके। और जब महिलाएं राजनीति में पहुंचेंगी तो इससे लोगों को, महिलाओं को फायदा होगा विशेषकर, तो क्योंकि वो अपने से संबंधित मुद्दों को वहां पर अच्छे ढंग से पेश कर पाएंगी और उनका सोल्यूशन भी निकलेगा। जैसे कई बार घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं होती हैं, तो ये सब महिलाएं जब तक राजनीति में खुद से नहीं जुड़ेंगी तब तक इन समस्याओं को बिल्कुल निजात नहीं किया जा सकता है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए कही जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अगर हम इस पॉइंट को कहते हैं कि सत्ता का विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच करने की क्या जरूरत है भाई? जब अंगों में बांट दिया, सरकारों में बांट दिया, फिर सामाजिक समूहों में भी क्यों बांटा गया? इसका रीजन दिया गया है क्योंकि खुद को वो सामाजिक समूह ऐसा ना समझे कि उन्हें शासन का अंग नहीं समझा जाता है। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? महिलाएं, इसमें कमजोर लोग, कमजोर, दलित, महिलाएं और बहुसंख्यक। किसी भी आधार पर हो सकते हैं, भाषा पे, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। ठीक है, हेलो, हाँ जी, सुन रहे हो ना आप लोग? हेलो, हाँ जी, पहले अपने अटेंडेंस को क्लिक कीजिए बेटा, 1 मिनट के लिए अटेंडेंस लगाइए। अपने अपनी जो भी क्लास में आते जा रहे हैं अपने अटेंडेंस को क्लिक करो। मैडम डेली देखते हैं, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए बेटा। जो क्लास में आए बच्चे अपने अटेंडेंस पे क्लिक करो। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। यानी यहाँ पर हमने बहुसंख्यक लिखा था, यहाँ अल्पसंख्यक भी कर सकते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई दबाए ना कम समुदाय के लोगों को। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम अध्याय 30 में यानी तीसरे लेसन में उसका जिक्र होगा। आप चौथा पॉइंट आता है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा।
चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बनती हैं उनके रूप में। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा ना सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में विशेष रूप से जहां पर बहुत जातियों के लोग होते हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और बहुत सारे एक तरफ जैसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विवाद खड़ा होता हो, तो वहां पर सत्ता का जो कार्य है, सत्ता के जो रूप है, उनको सभी लोगों में बांट दिया जाए, सभी को कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाए, उनकी बात को कहीं ना कहीं रखा जाए, ऐसा प्रावधान हो ताकि लोगों को ये लगे कि वो भी उस शासन के अंग हैं। कानून में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं को और जो कमजोर समुदाय के लोग हैं उनको भी शासन में हिस्सेदारी दी जाए। अब आप सोचेंगे शासन में हिस्सेदारी कैसे दी जाएगी, तो उनको कहीं ना कहीं, जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं वहां पर 1/3 सीटें महिलाओं की आरक्षित कर दी, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वहां पर महिलाओं के लिए, जो कमजोर समुदाय है, जो ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर अभी अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ है, रूरल एरियाज में गिने जाते हैं, पहाड़ी एरिया हो गए, आदिवासी इलाके हो गए, उन क्षेत्रों के लिए भी वहां पर कुछ ना कुछ आरक्षण की व्यवस्था हो ताकि उनको भी वहां तक पहुंचने का एक अवसर मिले, अपनी बात को रखने का एक चांस मिले। इस तरह से सत्ता का बंटवारा जब सभी लोगों में होगा तो शासन के प्रति, सत्ता के प्रति सबका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो रुचि से काम करेंगे और एक देश में मिलजुल कर शांति के साथ रह पाएंगे। अब सत्ता का जो चौथा बंटवारा है वो हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को नियंत्रित और प्रभावित करने के लिए करते हैं। कैसे, पढ़िए। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प रहना चाहिए। विभिन्न पार्टियां हैं, जहां पर एक देश बहुत बड़ा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो वहां पर बहुदलीय व्यवस्था होगी, बहुत सारे दल होंगे। अपने देश को ले लो, लोकतांत्रिक है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, कितने सारे पार्टीज है राजनीतिक, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इनेलो है, कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी बहुत सारी आप सुनोगे तो नई नई पार्टियां गठबंधन करके भी अपना राजनीति में आने का प्रयास करती हैं। अनेकों राजनीतिक दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, और सबका वर्णन आगे धीरे धीरे लेसन वाइज आता जाएगा। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प होना चाहिए। मान लो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, तो किसी एक पार्टी को बार बार सत्ता में आने का अवसर ना मिले, जैसे बीजेपी बन गई तो बार बार बीजेपी नहीं आ सकती है, बार बार कांग्रेस ही नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्ता में चुनाव का विकल्प है, जो बहुमत हासिल करेगा वही सत्ता में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। सत्ता में आने के लिए पार्टियां प्रतिस्पर्धा करती हैं। आप देखते हैं इलेक्शनों के दिनों कैसे लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इलेक्शन के लिए तैयारियां करते हैं, जगह जगह पर जुलूस निकाले जाते हैं, जलसे होते हैं, अपने आप को, अपनी योजनाओं को लोगों से अवगत कराते हैं, जगह जगह पर स्टेज प्रोग्राम होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, प्रचार प्रसार बहुत जोरों से होता है, हर एक पार्टी पूरा दमखम लगाती है। क्यों? क्योंकि सत्ता में आए और सरकार बनाए। तो ये चुनाव का जो विकल्प है ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे कोई पार्टी है, भाई जीते हो रहा हो। तो इस तरह से सत्ता के बंटवारे का ये रूप है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में जितने भी देश में पार्टियां हैं सबको अवसर मिलता है। बात बस इतनी सी है कि जो बहुमत ले लेगा वो सत्ता में आएगा। सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहती है इस तरह से। मान लो एक ही पार्टी है, बार बार वही जीतती है, उसी की सरकार बने, तो ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही किसी एक संस्था के हाथ में होती है। सभी को चांस मिलता है। सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है, किसी एक के लिए ये बिल्कुल नहीं बनी है। देखो, पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, अब आई बीजेपी की, अगले चुनाव होंगे तो ना जाने किसकी सरकार आएगी।
तो कभी ये नहीं है कि एक जो गद्दी पर बैठ गया वो परमानेंट उसकी सीट फिक्स हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव प्रणाली के द्वारा आने वाले लोग बहुमत के आधार पर अपनी सरकार को बनाते हैं। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई सांगठनिक समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सत्ता में देखो राजनीतिक पार्टियां तो भाग लेती हैं, जो आंदोलन होते हैं, रैलियों के माध्यम से वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन एक चीज और देखने को मिली है कि सत्ता के बंटवारे में उद्योगपति भी, व्यापारी लोग भी, किसान लोग भी। अभी पीछे देखो, आपने दिल्ली में किसान आंदोलन चला था, अपनी बात को मनवाने के लिए कितने किसान हरियाणा, पंजाब, यूपी, जहां जहां से आप देखो वहां पर लोग इकट्ठे हुए अपनी बात को रख सरकार के सामने। क्या उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया ना अपनी बात को मनवाने के लिए। तो राजनीति में किसी न किसी तरह से अपने कार्य को तो किया ना भाई, अपनी बात रखी, सत्ता तक पहुंचे, वहां प्रेशर बनाया, अपनी बात को मनवाने की कोशिश की। अब कितनी उनकी शर्तें मानी गई, तो सत्ता पर इसका असर तो जरूर पड़ा ना। और लोगों को ये भी लगा कुछ बातें मानी गई तो हम इस शासन के अंग हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। भागीदारी का मतलब केवल ये नहीं होता कि जो गद्दी पर बैठ गया वो शासन करे। भागीदारी का मतलब ये होता है कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उससे जुड़े हुए हो, अपने किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी बात के लिए दबाव बनाने की भी कोशिश करते हो, उनके टच में भी आने की कोशिश करते हो, सरकार के साथ वार्तालाप होता है, उनके साथ जुड़े हुए हो, तो भी वो आपकी भागीदारी है। अगर जो इंटरेस्ट ले रहा है, जो सरकार के साथ अपनी बातों को मनवाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के कनेक्शन में है ना, वार्तालाप तो कर ही रहा है। हेलो, समझ आ रहा है बेटा आपको? अध्याय 4 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की जो कार्य प्रणाली है उस पर जोर देंगे। रीडिंग आपकी खत्म हो गई। अब इसी पॉइंट को हम चारों को एक बार दोबारा से करते हैं। देखिए, पहला जो मैंने बताया था, नियंत्रण और संतुलन की सरकार। सबसे पहले नियंत्रण और संतुलन की सरकार क्यों कही जाती है? क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार की जो सत्ता के अंग है तीन, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं हम। इन तीनों में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। सरकार के सारे अंग अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातों में कभी दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, कहीं लगता है कि एक ज्यादा बलवान होने की कोशिश कर रहा है, शक्तिशाली होने की कोशिश कर रहा है, दूसरों से अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहता है, तो उसके कार्यों पर, उसकी गलत नीतियों पर दूसरे अंग जो है वो रोक लगा सकते हैं। किसी भी एक अंग को असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता, जिससे यहाँ सत्ता में संतुलन बना रहता है। कौन है ये अंकुश? क्या बात है बेटा? हेलो, हाँ जी, पूजन। हेलो पूजन, कल आप पूरा दिन क्लास में एक्टिव रहे, पूरा दिन, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्लास में ज्वाइन हुए हो, हटे हो। आप तो अपने आते हो क्लास में, अपने इसको लगाया फोन को और पार, आपको यही नहीं पता होता मैंने क्लास कब ली और कब छोड़ी। आप तो टाइम पे इसको लगा के खड़े हो जाते हो। आपको अब मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा पूजन? हेलो हेलो, नाम देना पड़ेगा आज मुझे स्कूल में। ऐसे आप लोग आते हो, मैं बार बार बोलती रहती हूँ क्लास को लीव आउट कर दो। आज कल एक बच्चे पीछे पूरे दिन क्लास एक्टिव रही है, इसके पीछे अभी भी ये क्लास में नहीं है। हेलो पूजन, अभी इसके व्हाट्सएप पे मैसेज डालती हूँ। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। विभिन्न स्तर कौन से? सरकार के तीन स्तर, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, प्रांत क्षेत्र पर अलग सरकार हो, और इसमें नगरों में और गांव में दूसरी तीसरी सरकार हो। इसे हम संघ सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हैं, जहां पर इस तरह की प्रणाली हो। फिर आती है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सामाजिक समूह कैसे? जो कमजोर लोग हैं,
दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं या महिलाएं हैं, उनको सत्ता में आने का अवसर दिया जाए। सत्ता की साझेदारी का मतलब यही है कि सत्ता की कोई समस्या है, लोगों की कोई अपनी समस्या है, उसको वो सत्ता तक पहुंचाए, उसका वहां पर सुलझेड़ा हो, निदान हो। तो एक तरह से वो भागीदारी है उनकी कि भाई वो सरकार से जुड़े हुए हैं, भाग ले रहे हैं सरकारी कामों में, सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या सरकारी नीतियों को मानते हुए वो अपने किसी काम को करवाना चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। कई बार देखो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, सीधी तरह से बात नहीं मानी जाती, तो वहां पर प्रेस वाले भी पहुंचते हैं, मीडिया वाले भी पहुंचते हैं, लोगों तक सरकार की नीतियां भी जाती हैं और उन नागरिकों की भी जाती हैं जो दबाव बनाकर वहां पर आंदोलन छेड़े रहते होते हैं। तो इस तरह से सत्ता प्रभावित तो होती है ना, सत्ता में चर्चा तो होती है, रात दिन सरकार भी उनकी तरफ आकर्षित होती है, उनकी बातों पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है कि किस तरह से इनकी समस्याओं का निदान हो। तो इस तरह से वो सत्ता के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भागीदार तो हुए ना। इसी तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, दबाव समूह है और छोटे छोटे कई आंदोलन है जो अपनी बात को मनवाने के वशीभूत मनवाने के कारण भी वो किसी न किसी तरह सत्ता से जुड़ते हैं। तो देखिए आज आपका फर्स्ट लेसन लगभग कंप्लीट ही हो गए लगभग क्या, ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, कुछ तो मैंने भेज दिए और कुछ मैं सीआरएफ से भेज दूंगी, ठीक है। आप अपने क्वेश्चनों को लिख लेना, ठीक है बेटा। इसकी एक्सरसाइज भी है, मैचअप भी है, आपको सारे करने हैं। हेलो हेलो, हाँ जी एक्सरसाइज तो अभी कर लेते हैं। पेंसिल लेके बैठे हो तो देखो, पेंसिल लेके बैठे हो तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन है 4 तक। 5वें में युक्ति परक कारण बताया गया है, इसमें से आपको पढ़कर निकालना है। 6ठे में पक्ष विपक्ष में तर्क देने हैं। 7वें में बेल्जियम में किस तरह से समस्या का समाधान हुआ, उसके ऑप्शन पढ़कर यहाँ पर आंसर देना। श्रीलंका और बेल्जियम की सत्ता में साझेदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा करें। तो ये उसमें मिला नहीं, जैसे बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। अगला, सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। और तीसरा है अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने और शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है, आप बताओ कौन सा सही है, बताओ बताओ कौन सा सही है, पढ़ के इसको थोड़ी सी देर। पहले वाला, सा जो ऑप्शन दे रखा है ना, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कै खे गे घे, कै खे घे गे और घे कै खे घे, वाले को टिक करो, सा ठीक है, ठीक है। सा वाले को टिक कर लो, आंसर यही आएगा। आगे है मैचअप। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो बंटवारा हुआ उसको हम क्या कहेंगे, सत्ता का विभाजन हुआ उसको क्या कहेंगे हम, बताइए। मेल करना है, कैसे करोगे, सत्ता का विभाजन संघीय सरकार में होता है, ठीक है। दूसरा, विभिन्न सरकार स्तर की सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा, नहीं सॉरी, पहला जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो आपका है इधर दे रखा सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार। अंगों के बीच जब होगा विभिन्न अंकों से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो यहां पर हम क्या करेंगे अधिकारों का वितरण,
दूसरे में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच बंटवारा होगा संघीय सरकार में। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी सामुदायिक सरकार। दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? गठबंधन की सरकार। जब दो दल मिल जाते हैं तो वहां पर गठबंधन की सरकार बनती। मान लो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला और उसकी सरकार नहीं बन पाई, कुछ एक वोटों से वो रह गया, तो दूसरा दल अगर उसको अपने वोट दे देता है, उसके साथ समर्थन दे देता है, तो दो दल मिलकर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बिल्कुल। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भेज दूंगी, सारे आपने भेज लेने हैं और साथ साथ याद करते रहो। देखो, अगर आप इस लेसन की रीडिंग करते हो तो आपको ये मुश्किल लगता, समझ नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिकल के लेसन कुछ बिल्कुल इजी है तो कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग से है। समझ पढ़ने के बाद, समझने के बाद और रीडिंग के बाद ही आएगा। अब आ गया आपको समझ पहला लेसन? हेलो, अगर खुद से पढ़ते तो ये लेसन नहीं आता और अभी भी आपको इसको 2 बार 3 बार देखने की जरूरत है। इस लेसन को 2-3 बार फिर से पढ़ना आपने, ठीक है बेटा? और जब कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन आंसर कहीं आपको दिक्कत हो रही हो किसी और चीज को समझने में, तो आप पूछा करो उसको, पढ़ा करो, तभी तो समझ आएगा। जब आप घर पे पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आई, ये चीज समझ नहीं आई। नेक्स्ट डे आते पूछो पहले उसको। आगे बढ़ने से पहले अपना वो जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। नहीं तो वो तो आपको माइंड में चलता ही रहेगा और अगले पे आ जाओगे, वो अधूरा सा रहेगा, फिर वो आगे कुछ टाइम बाद भूल भी जाओगे। कितने ही रट्टे मार लो, याद रहेगा केवल समझा लो। समझ के जो बच्चा याद कर रहा है उसको याद रहेगा, इसलिए ट्राई करो समझने की। एक बार याद नहीं होता, समझ के दोबारा समझो उसको, तिबारा समझो उसको। आपके पास ये वीडियो भेजी जाती है सीआरएफ में, इसको बार बार खोल के देखो। मुझसे पूछते हुए आपको थोड़ा सा महसूस होता है, शर्म आती है। वैसे तो पढ़ने में किस चीज की शर्म, एक बार नहीं 10 बार पूछो, हम बताने के लिए खड़े हैं। फिर भी आपके पास ये वीडियो होती है परमानेंट, आप इसको कभी भी देखकर, किस लिए हम रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, वे आप इसको जहां से अटकते हो वहां से इसको दोबारा सुन लो, वहां से आपके टॉपिक क्लियर हो। हमने खाना पूर्ति नहीं करनी है बेटा, टाइम धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है और पेपर अपने टाइम पे होंगे। ये नहीं पूरा साल ही करना रहेगा, बस डाउन आ गया, महीने 15-20 दिन में आपके पास नोटिस भी आ जाएगा कि स्कूल खुल गए हैं। एक तो आप बहुत कम बच्चे रेगुलर हो रहे हो, बहुत कम जुड़ते हैं, 15-16 रह जाते हैं, नहीं। हेलो, हाँ जी, इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई बताओ प्रॉब्लम है तो, इस लेसन से संबंधित। ये पूरा होते ही मैं टेस्ट ले लूं आप लोगों का? हम्म, चलो ठीक है, मंडे को आपका इस लेसन का टेस्ट लिख लेना। आज सैटरडे है ना, पूरे लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर जो भी बनते हैं आज मैं भेज दूंगी। आपने देखने, एक एक बच्चे को मैं यहाँ लेकर सुनूंगी और मैं टेस्ट का पैटर्न बनाकर टेस्ट लूंगी। चाहे मैं लूं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, इस लेसन का टेस्ट लिख लो आप मंडे को, तभी पता लगेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। मेरे को लगता है यहाँ तो आप बैठ जाते हो आके, फिर इसके बाद आपकी बुक्स का ये बताते हैं पूजन जैसा चला के, इसको ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं 2-3 दिन से इसको नोटिस कर रही हूँ। हेलो पूजन, पूजन, आवाज सुन रही है मेरी? आज मैडम के पास इसका नाम नोटिस करके देती हूँ कि फोन चला के चला जाता। हाँ जी, एक बार सभी अपनी अटेंडेंस लगाओ। प्रीति, बोलो आप हो यहाँ पे? ये पता लगे ना क्लास छोड़ के कौन कौन भाग रहा, म्यूट करके, पूजन डेली म्यूट करके चला जाता है। और कौन है? अनुज, हाँ जी, अपनी एक एक बच्चा स्क्रीन पे आके मुझे फेस दिखाओ, अटेंडेंस लूंगा तुम्हारी। बोलो जल्दी से, मोहित, हाँ जी बोलो, गौरव, गौरव, हाँ जी, संजना, संजना, निशांत, संजना नहीं है आज क्लास में है ना, फोन लगा के म्यूट करके बाहर है। प्रेरणा, प्रेरणा, दीप,
अंजलि, मैं जिनका नाम बोल रही हूँ और मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा ना, उनके नाम लिख के मैं मैडम को दूंगी आज, कि क्लास में बच्चे फोन को चला के म्यूट करके बाहर होते हैं क्लास से। अंजलि, दीप, पूजन नहीं होता, 3-4 दिन से मैं इसको नोटिस कर रही हूँ, आज इसका नाम मुझे देना ही पड़ेगा। गया ना ये, अब छोड़ गया ये क्लास, अब नहीं है, आज इसका नाम लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी बेटा, आपकी क्लास का टाइम 9:50 तक ही है, 10:50 तक ही है ना सॉरी। हेलो, हाँ जी, तो टाइम हो गया आपकी क्लास का, यू कैन लीव आउट। और सभी बच्चे 10/10, बिल्कुल एक बच्चा भी क्लास में नहीं रहना चाहिए, उसके पीछे पूरा दिन क्लास एक्टिव रहती है, मुझे नाम देना पड़ेगा फिर मैडम को। हेलो, हाँ जी, क्लास छोड़ सकते हैं आप, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है बेटा। हेलो, संजना और दीप। हेलो, संजना, दीप और प्रेरणा। बैठे रहो, कब तक बैठे रहते हो, बैठे रहो, मैं भी वेट करती हूँ अगली क्लास में, इसीलिए नहीं जा पाते आप लोग।